हाँ जी, तो चलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा नेक्स्ट आगे टॉपिक हमने बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसका कि दूसरा मतलब अगर आपसे सवाल में पूछा जाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही दूसरा नाम क्या था, आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। चलिए अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो ये ग्राफ एज इट इज़ आपसे सवाल में आ जाता है, यहाँ पे हटा देगा या यहाँ पे हटा देगा और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे ए, ये ऐसे लिख देगा ए, तो ए के जगह पे क्या आ सकता है, तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। दूसरा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, हम बात करते हैं इसमें क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एन बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी, बी मतलब बर्थ रेट, डी मतलब डी यानी डेथ रेट। तो फॉर्मूला हो गया डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, यानी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस डी। ठीक है, तो जैसे सवाल आपको पूछ दे कि सपोज किसी एक पॉपुलेशन का इनिशियल पॉपुलेशन 100 है, बर्थ रेट 80, डेथ रेट आपको सपोज नंबर ऑफ डेथ बता दे 20 है, तो आपसे पूछेगा कि आर का वैल्यू निकालो, या पूछ देगा आपसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन कर देंगे, आर मतलब बी माइनस डी इंटू एन कर देंगे, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट किसी को कुछ दिक्कत प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़े तो फर्दर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से, तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि सवाल में अक्सर पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ आर। तो ये वैल्यू ऑफ आर याद रखेंगे 0.015। अक्सर हम लोग भूल क्या जाते हैं, यहाँ पे 0.15 लिख करके गलती कराएगा और यहाँ पे 0.012 लिख के गलती कराएगा, तो ये याद रखेंगे ये नहीं होता है। नॉर्वे रेट का 0.01 आएगा रेट में, जबकि फ्लोर बीटल में 0.12 यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं आ रहा है, जबकि हम नॉर्वे रेट की बात करें तो वहाँ पे एक ज़ीरो पॉइंट के बाद आएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 के हिसाब से 0.0205 है। तो ये तीन डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इन तीनों डाटा को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो यानी डी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू दी पावर आर टी, यानी अगर इसी को हम एक्सपोनेंशियल ई के फॉर्म में रेज कर दे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। इस फार्मूला को भी बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इस पे वैसे कोई न्यूमेरिकल्स आपके पास आपके सिलेबस में नहीं बनता है। ठीक है, चलिए एन टी, ठीक है, इसमें प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं है, ई के वैल्यू 0.271 के आसपास होता है। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको नाम ही बता रहा है, एक ऐसा ग्राफ जो कि कैसा हो, लॉजिस्टिक हो। लॉजिस्टिक मतलब आप जानते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए अनलिमिटेड टाइम तक अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं हो सकता। एक समय आएगा जब रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि हम नेचर की अगर बात करें तो हमारे नेचर में ऐसे ग्रोथ हैं जो कि हम लॉजिस्टिक बात कर सकते हैं। यानी लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसा बाधा आएगा जो इस पॉपुलेशन को अचानक से बढ़ने नहीं देगा, जिसको कि हम लोग नाम टर्म करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमने बोला, जैसे हमारी धरती पे जितना इंडिविजुअल, जितना ह्यूमन पॉपुलेशन सपोज बात करें सर्वाइव कर सकता उतना करेगा। अगर एक लिमिट के बाद, जिस लिमिट को हम लोग नेचर ने नाम दिया कैरिंग कैपेसिटी, सपोज ये लिमिट है, अगर इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन, तो नेचर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, वापस से इसको नीचे ले आएगा। यानी कोई भी पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को बियॉन्ड नहीं जा सकता। एक बात, एक स्टेटमेंट बेस्ड एक सवाल आपसे पूछ सकता है, क्या कोई पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जा सकता है? आंसर इज नो, कभी नहीं। कोई ना कोई ऐसा नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी, यानी कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आएगा जो नेचुरल कैपेसिटी के पास गए हैं, तो आप वहाँ से वापस आपको नीचे ले आएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। क्यों कि अगर जैसे ही पॉपुलेशन में हम बात करें तो इस पॉपुलेशन में सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे ही कोई पॉपुलेशन नेचर में अनलिमिटेड सोर्स के साथ रहेगा, रिसोर्स के साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में फिर ऐसा कंपटीशन आएगा जहाँ पे सर्वाइव किसको करना पड़ेगा, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में। और ये देखिए इस डेफिनेशन को याद रखेंगे, कैरिंग कैपेसिटी। वैसे डेफिनेशन आपको सिंपल सा एक ही मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन जो अपने एक पॉपुलेशन लिमिट के बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है, या कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट टू सपोर्ट द नंबर ऑफ डेट इंडिविजुअल्स, उसी को हम लोग नाम देते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे मेरे एक क्लास में 100 बच्चे के बैठने की क्षमता है, तो 100 ही बैठ सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूँ 100 में 150 बिठाने की, तो वहाँ पे आपस में जो बच्चे हैं वो लड़ेंगे और कुछ ना कुछ बच्चे छोड़ करके चले जाएंगे। यानी सिंपल सा मतलब है 100 अगर कैपेसिटी है तो 100 के बियॉन्ड मुझे नहीं जाना चाहिए। तो यही है कैरिंग कैपेसिटी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट फर्दर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है,
इसमें आपको एक कर्व दिख रहा है और इस कर्व को हम नाम देते हैं एस कर्व। इसको 3 फेज़ में बांटा गया है, एक को कहते हैं लैग और दूसरे जहाँ पे सबसे तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है उसको लॉग या एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, और जहाँ पे लगभग ग्रोथ स्टेशनरी हो गया है यानी रुक सा गया है उस फेज़ को हम नाम देते हैं स्टेशनरी फेज़। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है हमारे पास ग्रोथ के लिए 3 फेज़ है, लैग, लॉग, स्टेशनरी। यानी स्टेशनरी फेज़ क्या है, ए बी सी लिख करके आपसे गलती कराएगा या डैश दे करके पूछ देगा कि मुझे बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए मतलब लैग, बी मतलब लॉग या एक्सपोनेंशियल, सी मतलब स्टेशनरी। ठीक है, चलो यहाँ तक प्रोबेबली कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। देखो इसी को हम लोग नाम देते हैं वीरहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, या इस फॉर्मूला को dn/dt इज इक्वल टू Rn(k-n/k) वाले फॉर्मूला को ही हम लोग नाम देते हैं वीरहर्स्ट-पर्ल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम अक्सर गलती क्या करते हैं, देखो पिछले वाले एंटी प्लस वाले में अगर आपको ध्यान हो वहाँ पे प्लस का सिंबल था, यहाँ पे देखिए क्या है, इनटू का सिंबल है यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इन दोनों फार्मूला में हम एक गलती करेंगे, उसमें प्लस दिमाग में आ जाएगा, इसमें प्लस रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा दिमाग में मिक्सिंग होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहाँ पे मिक्स करनी है और कहाँ पे मिक्स नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चले यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे हम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी टाइप का? ठीक है, चलिए फर्दर अब यहाँ से हमारे पास एक टॉपिक दिया गया है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के नाम से। हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसमें सिंपल सा मतलब है, ये कहना चाह रहा है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी डार्विन साहब का जो फिटनेस है वो अल्टीमेटली किसका फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे से एक सवाल आपसे पूछेगा, ये वाला जो लाइन है इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ से एक सवाल नीट में बनता है, क्या सवाल बनता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, तो उसका 2 एग्जाम्पल याद रखें, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे हम लोग, बर्ड्स, ये सब क्या है लाइफ में बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यानी आपसे सवाल पूछेगा स्पेसिफिकली ये दोनों, तो यहाँ से आपको सिर्फ एक यही सवाल याद रखना है। दूसरा एक लाइन अगर आप चाहो तो याद रख सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो लार्ज नंबर में अपने प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो साइज़ होती है वो अक्सर कैसी होती है, स्मॉल साइज्ड होते हैं। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ से ये 2 चीज़ आपको सवाल में याद रखना है। एक बार आप देख लीजिए, किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अब यहाँ से एक बात है कि जैसे इस साल नीट 2024 में 4 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल तो पूछा गया है पॉपुलेशन के फादर कौन है, यानी इंडियन पॉपुलेशन के फादर कौन कहा जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी के, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि हमने आपको बता दिया है। दूसरा जो 3 सवाल पूछे गए थे, तीनों के तीनों इसी से पूछे गए थे। नीट 24 में अगर हम लोग बात करें तो 5 सवाल था। 5 सवाल में अगर हम लोग बात करें तो 5 सवाल में सिर्फ एक सवाल पहले इधर उधर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या फार्मूला से दे दिया, बाकी रिमेनिंग सवाल यहाँ से आए थे। तो प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई अब नीट 26 में बात करें तो हम एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीरहर्स्ट-पर्ल इक्वेशन या फिर एक्सपोनेंशियल, वहाँ से आपको एक सवाल में भी पूछ दे, लेकिन 3 से 4 सवाल आप गारंटी रूप से यहाँ से आएगा, इस बात की गारंटी है। तो आइए अब हम लोग आधे घंटे में रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, कि कैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, यानी इंडिविजुअल्स में कैसे एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से, उसी को हम लोग नाम देते हैं इंटरेक्शन। हमारे पास सिलेबस में क्या है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। यहाँ से आपसे एक पहला चीज़ समझ में आपसे पूछेगा, कौन पॉजिटिव टाइप है, कौन पॉजिटिव नेगेटिव टाइप है, कौन नेगेटिव है, कौन नेगेटिव 0, कौन पॉजिटिव 0। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों ही इंसान को फ़ायदा होता है तो प्लस, कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज़ को नुकसान होता है तो माइनस, प्रीडेशन में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, और पैरासिटिज्म में भी एक को नुकसान दूसरे को फ़ायदा, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, मतलब कुछ नहीं, जबकि अमेंसलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को कुछ नहीं। यहाँ से आप अक्सर जो हम भूल जाया करते हैं वो हमारा ये वाला पोर्शन है। ये कमेंसलिज्म किस टाइप का है, कमेंसलिज्म में +0, अमेंसलिज्म में -0। आप अपने दिमाग में ऐसे याद रख लीजिए, कमेंसलिज्म में फ़ायदा है, अमन नाम को ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे वैसे ऑफेंड नहीं होना, अमेंसलिज्म जैसे अमन से नुकसान है तो -0 करके आप याद रखेंगे। चलिए एक एक करके इन्हीं इंटरेक्शंस के हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहला इंटरेक्शंस जो कि यहाँ से आपको दिया गया है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से थोड़ा याद रख लेना है। कौन सा? पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव, प्रेडेशन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, अमेंसलिज्म नेगेटिव जीरो, यानी एक को नुकसान दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया प्रेडेशन। अब प्रीडेशन से हमारे पास सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रीडेशंस में मतलब क्या है। प्रीडेशन से अक्सर अच्छे सवाल आते हैं, मतलब जो सबसे बढ़िया सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपटीशन से होता है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बढ़िया सवाल जहाँ पे बनेगा वो है आपका प्रीडेशन से। तो आइए हम इन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रीडेशंस की अगर हम लोग बात करें तो प्रीडेशन में एक लाइन ये है, अबाउट 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। फाइटो मतलब प्लांट होता है, प्लांट ईटर एनिमल्स को फाइटोफेगस कहते हैं। दूसरा, इफ अ प्रीडेटर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम्स एक्सटिंक्ट। इसीलिए हम प्रीडेटर्स ऐसा नहीं करते हैं। मतलब जो भी प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स का पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आपको एक एक करके बताएंगे हम। पहला कैरेक्टर दिया गया, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है चालाक। क्यों चालाक है? क्योंकि प्रीडेटर्स को पता है, जैसे मान लो कि एक शेर है और आपने अक्सर देखा होगा कि झुंड में अगर हिरन है तो एक बार में वो एक ही हिरन पे शिकार करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इसको मारा फिर उसको मारा, पूरे झुंड को एक ही बार में मार देगा, ऐसा नहीं करता। क्योंकि शेर को पता है ये हिरन जीवित रहेंगे तभी तो दूसरे हिरन और पैदा होंगे, फिर तब उसके लंबे टाइम तक जीवित रहने के चांसेस है। तो शेर ऐसा नहीं करता है। मतलब प्रीडेटर्स यानी शेर, और जिसको शिकार हो रहा है वो है प्रे, यानी प्रीडेटर मतलब शिकारी, और जो शिकार हो रहा है वो प्रे है यानी शिकार। तो फायदा बताओ किसको होगा? प्रीडेटर प्लस में होगा या माइनस में? यानी प्रीडेटर प्लस में, प्रे माइनस में। तो पहला चीज़ ये याद रखना, प्रीडेटर यानी शिकारी प्लस में शिकार यानी माइनस में प्रे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करें प्रीडेटर्स के कैरेक्टर्स की, तो प्रीडेटर्स, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्या प्रीडेटर कंट्रोल करते हैं प्रे पॉपुलेशन को? हाँ, जैसे आपने देखा होगा जो कि अक्सर पानी में वाटर हायासिंथ, जिसको हम इकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, वहाँ पे आपसे सवाल पूछता है कि मुझे बताओ कि अगर इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा तो उसका नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ गया था कि इसको हम लोग दूसरे तौर पे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्योंकि ये जब पानी में इतने ज़्यादा ग्रो करने लगे थे तो वहाँ पर मछलियाँ जो थी उसके नीचे में ऑक्सीजन उनके लिए नहीं बच पा रहा था, तो मछलियाँ मरने लगी थी, लगभग मर गई थी। तो इसलिए वहाँ पर उनको नाम दिया गया प्रेडेटर ऑफ, मतलब उसको नाम दिया टेरर ऑफ बंगाल। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। तो यानी नेचुरल प्रेडेटर का होना जरूरी है ताकि प्रे के पॉपुलेशन को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। अच्छा, आपके मन में आएगा सर ठीक है, मान लिया ना करें तो क्या होगा? अगर ना करेंगे हम प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल तो क्या होगा? प्रे की जो पॉपुलेशन है वो आपस में ही बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद वो आपस में ही कॉम्पिटिट करने लगेंगे, यानी इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और वो इतना कॉम्पिटिट करेंगे कि आपस में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रेडेटर कंट्रोल्स प्रे पॉपुलेशन। चलो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल बताया गया प्रिकली पेयर कैक्टस, जो कि 1920s में, याद रखेंगे ये भी डाटा आपसे पूछा जाता है, ये लाया गया था इंडिया में, और इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट हुआ। फिर फाइनली एक कैक्टस फीडिंग मॉथ लाया गया ताकि इस पेयर कैक्टस, प्रिकली पेयर कैक्टस को कंट्रोल किया जा सके। चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वाला जो एग्जांपल है अक्सर हम लोग कंपटीशन को लेकर के ये वाला एग्जांपल में भूल जाते हैं। देखो कह रहा है द प्रीडेटर स्टारफिश, जिसका नाम है पाइसेस्टर, कहाँ पे पाए जा रहे थे? रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ में। ठीक है, अब कहा जा रहा है एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया, if all the starfishes were removed from an enclosed intertidal area, it caused extinction of over 10 invertebrate species within a year due to interspecific competition। ये जो वर्ड है ये अक्सर हम लोग कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मतलब है कंपटीशन का एग्जाम्पल, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, पूछेगा क्या आपसे कि इस चीज़ को हमने कहाँ पे समझाने के लिए कोशिश की थी, कि ये वाले पॉइंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया था। इसमें सवाल क्या पूछेगा? सवाल आपसे पूछेगा यहाँ इंटर की जगह पे इंट्रा लिख देगा, दूसरा एक ईयर के जगह पे एक डिकेड लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 इनवर्टिब्रेट के जगह 100 इनवर्टिब्रेट या 10 वर्टिब्रेट लिख देगा। तो 2-3 गलती यहाँ से करा सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा लगे थम्स अप करेंगे, धन्यवाद।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें हैं प्रीडेटर और प्रे कैसे अपने आप को, देखो जैसे शेर शिकार नहीं करेगा तो मर जाएगा, यानी शिकारी खुद को बचाएगा नहीं तो मर जाएगा। एक को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है शिकार करना, एक को खुद को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने प्रीडेटर से बचे रहना। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नेचर्स में क्या करते हैं, एक दूसरे को से छिपने छिपाने की कुछ सिलसिला चलती है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से, जैसे कैमोफ्लेज, जो कि कैमोफ्लेज का मतलब सिंपल सा है कि कुछ फ्रॉग्स कुछ इंसेक्ट्स ऐसा कर सकते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब होता है रंग बदलना, यानी कुछ रंग बदल लेते हैं। जैसे एनवायरनमेंट का कलर अगर ग्रीन है तो अपने भी कलर ग्रीन कर लेते हैं ताकि वो प्रीडेटर के नज़र में आसानी से ना आ पाए, या प्रीडेटर भी ऐसा क्या कर लेते हैं, अपना जो बॉडी कलर है वो एनवायरनमेंट के बॉडी कलर से मैच कर लेते हैं ताकि वो आसानी से प्रे को नज़र ना आए। तो ये दोनों ही करते हैं, कैमोफ्लेज सिर्फ प्रीडेटर या प्रे का कैरेक्टर नहीं है, दोनों कर सकते हैं, एक बचाव के लिए एक अटैक के लिए। दूसरा ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें आपसे मन में सवाल आएगा सर इससे क्या सवाल पूछेगा, सवाल पूछता है मोनार्क बटरफ्लाई जो कि काफ़ी डिस्टेस्टफुल होता है तो उसको प्रीडेटर बर्ड नहीं खाना पसंद करती है। तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है, एक दूसरी बटरफ्लाई है जिस बटरफ्लाई का नाम है वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो ये जो बटरफ्लाई है मोनार्क वाली, ये तो सच में डिस्टेस्टफुल है, लेकिन ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ये अपनी कलर पैटर्न कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं, यानी इसको हम लोग नाम देते हैं मिमिक्री। इस टेंडेंसी को क्या नाम देते हैं, मिमिक्री। ठीक है, तो मिमिक्री क्यों किया, किसने किसका किया, ये सवाल आपसे पूछेगा। मोनार्क ने वाइसरॉय का किया या वाइसरॉय ने मोनार्क का किया, तो याद देखेंगे वाइसरॉय ने मोनार्क की मिमिक्री करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब दूसरा और क्या होता है, थॉर्न्स। थॉर्न्स वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा जो कांटा है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू, कांटे में जब हो जाए तो उसको हम लोग थॉर्न्स कहते हैं। जैसे कैक्टस में जो कांटा है वो क्यों है, खुद को बचाव, किससे बचाव के लिए, कि जो उनके घास जो मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो उनको खा ना ले, उससे बचाव के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे ये वाला से सवाल पूछे कैलोट्रोपिस, जो कि काफ़ी पॉइजनस होते हैं और वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्डियक गैलेक्टोसिडेज, यानी ये हार्ट अटैक तक कॉज करा सकता है। इसीलिए कोई भी हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस को खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन है जिससे कि हम आपको ये कह सकते हैं नीट 26 में प्रोबेबली, बहुत प्रोबेबल आप ये मान के चल सकते हैं कि नीट 26 में एक क्वेश्चन तो कम से कम 100%, मतलब लगभग हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कंपटीशन में। तो ये कैसा इंटरेक्शन है, ये नेगेटिव, यहाँ कि दोनों ही स्पीसीज़ को यहाँ पे नुकसान है, यानी सिंपल सा मतलब जब किसी एक स्पीसीज़ का किसी दूसरे स्पीसीज़ के सामने में फिटनेस कम हो जाए तो वो कंपटीशन है। अब दूसरा यहाँ पे कौन सा कॉम्पिटेंट फोर्स माना जाता है, इंटर वाला। ठीक है, कंपटीशन कब होता है, जनरली अक्सर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर, आपको यहाँ पे एक्सेप्शन को करके अभी एक दो सवाल बताएंगे क्या सवाल पूछता है। यहाँ पे अक्सर आपसे पूछता है जो कंपटीशन होगा वो अक्सर किसके बीच में होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज़ भी आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखिए, आपको कुछ दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, तो अक्सर जो कंपटीशन में हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही अक्सर रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में कंपटीशन होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये एक्सेप्शंस आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज़ भी आपस में कॉम्पिटिट कर सकते हैं, जैसे फ्लेमिंगोज एंड फिशेस, यानी विजिटिंग फ्लेमिंगोज, ये जो बाहर की फ्लेमिंगोज, ऑब्वियस सी बात है फ्लेमिंगोज पानी में नहीं रहते, और लेकिन यहाँ पे जो मछलियाँ होंगी पानी में वो भी छोटी मछलियों, और ये जो बड़ी मछली है इस फ्लेमिंगो और ये दोनों आपस में कॉम्पिटिट करें तो ऑब्वियस सी बात है दोनों काफ़ी क्लोजली तो बिल्कुल है नहीं। तो आपसे सवाल ऐसे कैसे पूछेगा, एक्सेप्ट, यानी कॉम्पिटिशन जनरली अकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एक्सेप्ट आपको आंसर बोलना विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड लोकल फिशेस। ठीक है, दूसरा कंपटीशन अक्सर कहा जा रहा है, ये वाला लाइन देखिए, कंपटीशन कहा जा रहा है अक्सर, हम लोग कहते हैं कंपटीशन अकर्स इन एबंडेंस रिसोर्सेज आल्सो, यानी हमने बोला है कि कंपटीशन होने के लिए अक्सर क्या होना चाहिए, रिसोर्स शुड बी लिमिटेड, कम अमाउंट में रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक ही नहीं है जो एनसीईआरटी है उसकी बात करें तो एक्सेप्ट
क्या है, एक्सेप्ट उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल सोचिए, आप अपने पिताजी के साथ घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप जानते हैं पिताजी बैठे हुए हैं, आप अगर 5 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाएंगे। अब पापा ने आपको मना नहीं किया, ना ही रोटी की कमी है, लेकिन आप ऐसा होता है। या सिंपल घर में मतलब आप बहुत अच्छे मूड में खा रहे थे, पापा बस बगल से गुजर जाए तो आपका क्या हो जाएगा, खाने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब होता है यदि अगर किसी एक स्पीसीज़ के बस होने मात्र से किसी दूसरे स्पीसीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसका एक हम आपको छोटा सा एक चुटकुला सुनाते हैं। अकबर बिरबल का चुटकुला है, आप जानते हैं। देखो मतलब ये कहा गया था अकबर के दरबार में बिरबल और बाकियों को कि मैं तुम्हें एक बकरी दे रहा हूँ, इस बकरी को ले जाओ और 1 महीने बाद लेकर के आना। किसी भी बकरी का वजन जितना दिया गया है उससे न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अब सभी ले गए तो सब वापस 1 महीने बाद आए तो बिरबल की जो बकरी थी उसकी वज़न उतनी ही थी जितने पे वो ले गए थे। बाकियों का ऑब्वियस सी बात है, किसी का घटा हुआ था, किसी का बढ़ा हुआ था, तो यानी किसी और का नहीं था। तो अब सोचिए बिरबल ने कैसे किया होगा, आपको आंसर कमेंट में करके देना। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि इंटरफेरेंस कंपटीशन है, आप आंसर इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट है एविडेंसेस फॉर कंपटीशन होता है। इसका एग्जांपल आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है, अबिंगडन टर्टल्स इन गैलापागोस आइलैंड। तो यहाँ से आपको आइलैंड का भी नाम याद रखना है, गैलापागोस। वहाँ पे किसकी बात हो रही है, अबिंगडन टर्टल्स। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो आप जानते हैं टर्टॉइज वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और पानी वाले को टर्टल कहते हैं। तो टर्टॉइज जो लैंड पे रहते हैं वो घास खाते हैं, और बकरी ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की ग्रेजिंग एफिशिएंसी यानी खाने की स्पीड की हम बात करें तो टॉर्टोइस का बहुत स्लो होता है। तो टॉर्टोइस के स्लो फीडिंग एफिशिएंसी की वजह से वहाँ की जो मतलब उसके साथ में कंपटीशन में जो गोट्स रखे गए थे वो ज़्यादा खा रहे थे। तो इस ग्रेजिंग एफिशिएंसी की वजह से टॉर्टोइस का जो नंबर है धीरे धीरे गायब होने लगा। वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। विद इन अ डिकेड का मतलब 1 साल मतलब 10 साल में गोट्स के इंट्रोड्यूस करते ही बहुत सारे टॉर्टोइस क्या हो गए थे, गायब हो गए। इसका रीज़न डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो आपको बताना है गोट की ग्रेटर ग्रेजिंग एफिशिएंसी थी। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन में ही बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आपसे पूछेगा कौन किस टॉपिक का एग्जाम्पल है। तो इंटरफेरेंस का पूछ देगा आपसे, फिर पूछेगा रिलीज़ का एग्जाम्पल में क्या बताया हमने। दूसरा पूछेगा आप बताओ कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में होता, कहाँ नहीं होता है, कहाँ जनरली फूड अबंडेंट होने के बाद भी कंपटीशन होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसलिए कंपटीशन वाला टॉपिक थोड़ा टफ बन जाता है। टफ इन द सेंस कि हम अक्सर एग्जाम्पल को मिक्स कर देते हैं। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का देखते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का मतलब क्या है, रिलीज़ का मतलब आप जानते हैं रिलीज़ कर देना, छोड़ देना, कंपटीशन जब रिमूव कर दिया जाए। जिसका एग्जाम्पल है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसको आपसे पूछेगा कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव रिलीज, इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो याद रखेंगे किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का। कॉर्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे। कोस्ट का मतलब समुद्री एरिया होता है, जहाँ पे 2 बार्नेकल्स। इसमें से आपसे पूछेगा सुपीरियर वाले कौन थे। तो बी वाला जिसमें नाम है बेलेनस सुपीरियर था, कैथेमेलस इन्फीरियर होते हैं। कैथेमेलस कैसे होता है, इन्फीरियर। तो यहाँ पे एक गलती अक्सर कराएगा, बेलेनस सुपीरियर, कैथेमेलस इन्फीरियर होता है। ये एकदम रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो अब देखो सुपीरियर के हटाने की वजह से इन्फीरियर वाले बढ़ते चले गए। देखो व्हेन कॉर्नेल्स फील्ड एलिगेंट एक्सपेरिमेंटली, इन्होंने क्या किया, बेलेनस को रिमूव किया तो कैथेमेलस आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर वो आपस में वही बात हो जाएगी, कॉम्पिटिट करने लगेंगे। लेकिन हमने यहाँ से फिलहाल क्या किया, बेलेनस को हटाया, तो कैथेमेलस के लिए कंपटीशन क्या कर दिया हमने, रिलीज कर दिया। तो ये आपसे सवाल पूछेगा कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल यानी कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आपको बताता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है आपको। तो गॉस का प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, देखिए जब भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिट करेंगे सेम रिसोर्स के लिए तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं।
यानी हमने बोला ए और बी अगर क्लोजली रिलेटेड है और एक ही फूड के लिए दोनों कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा किसका कहना था? गॉस का। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि सपोज मान लो दो एक साथ रहेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे तो कोई एक दूसरा को गायब कर देगा, यानी एक्सक्लूड कर देगा उस जगह से, ये इनका कहना था। लेकिन फिर वही बात, सवाल क्या पूछेगा? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक नई टॉपिक दी, रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिनका एग्जाम्पल है वाबलर। वाबलर ने कहा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हमेशा आपस में कॉम्पिटिट करे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे डार्विन की फिंचेस, जैसे वाबलर की बर्ड्स, ये इन्होंने वाबलर्स ने बताया एक ही स्पीसीज़ की 5 अलग अलग तरह की बर्ड है, लेकिन उन्होंने कंपटीशन अवॉइड किया। कैसे? एक ने बोला तुम रूट खाओ, हम फ्रूट खाएंगे, तुम सीड खाओ, हम लीफ खाएंगे। यानी इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशन कर दी, बंटवारा कर दिया, रिसोर्स को आपस में बांट लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। कंपटीशन क्या हो गया? रिलीज हो गया, यानी कंपटीशन कम हो गया या गायब हो गया। और इस टॉपिक को क्या नाम दिया गया? रिसोर्स पार्टीशनिंग। यानी रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात कौन करता है? आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? वाबलर बात करते हैं। डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल किसका है? रिसोर्स पार्टीशनिंग का। चलिए आइए नेक्स्ट, ठीक है। और मैकआर्थर ने इस बात को दिखाया भी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरासिटिज्म। अब बताइए पैरासिटिज्म में दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैरासाइट। पैरासाइट फायदे में रहेंगे, दूसरे होते हैं होस्ट, जो क्या होंगे? नुकसान में होंगे। तो ये भी आपसे सवाल पूछता है कि इस रिलेशनशिप में कौन प्लस में है या कौन माइनस में, कौन कौन माइनस में, कौन जीरो में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैरासिटिज्म। यानी पैरासिटिज्म, आपके मन में सवाल आएगा जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए आप रेंट दे करके रहते हैं, यानी आप किसी के घर में रह रहे हैं, मेस से उसी के घर से सपोज खाना भी खा रहे हैं आप, तो क्या आप उसके लिए पैरासाइट है? नहीं। पैरासाइट कहने के लिए दो चीज़ कहना जरूरी है। पहला चीज़ क्या है? फ्री में फूड मिलना चाहिए आपको, फ्री में। दूसरा, फ्री में लॉजिंग का मतलब रहने का जगह मिलना चाहिए। जब ये दोनों ही चीज़ फ्री होगी तब वो पैरासाइट कहलाएगा। जैसे आपके सपोज मच्छर आपसे आया, हाथ पे काट के चला गया ब्लड लेके, क्या वो पैरासाइट है? नहीं। क्यों? खाना तो उसने फ्री में ले लिया, रहता नहीं है आपके बॉडी पे। जैसे आपके माथे पे जू है तो हाँ, वो रहता भी है, खाता भी है, यानी वो पैरासाइट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आपसे लॉजिकली पूछ सकता है, क्या ये पैरासाइट में आएगा या नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, पैरासिटिज्म में वही आएंगे जहाँ पे दोनों चीज़ फ्री में मिलना जरूरी है, फ्री फूजिंग, फ्री लॉजिंग, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा, अक्सर ये को इवॉल्व करते हैं, मतलब जीना तेरे संग, मरना तेरे संग, जिएंगे साथ साथ जिएंगे, मरेंगे साथ साथ मरेंगे, ठीक है। जिस तरह से प्रीडेटर्स वाला रिलेशनशिप था, वहाँ पे वो चालाक होते थे, लेकिन ये चालाक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? जिसके थाली में खाते हैं उसी में छेद करते, उसी को मार देते हैं। यानी होस्ट प्रीडेटर के तरह, यानी सॉरी पैरासाइट प्रीडेटर के तरह चालाक नहीं होते हैं। ये अपने जिस पे रहते हैं उसी को मार देते हैं, जबकि प्रीडेटर ऐसा नहीं करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पैरासाइट हमसे, यानी हम होस्ट हो गए, होस्ट की साइज हमेशा बड़ी होगी, पैरासाइट की हमेशा छोटी होगी। अब इन्होंने हम पे अटैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशंस अपनाए हैं। तो जैसे कुछ मॉडिफिकेशन, ये आपसे सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है पैरासाइट का, तो क्या क्या है? सेंस ऑर्गन इनमें कुछ भी नहीं होता है, अक्सर जो भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है वो हटा देते हैं ये, ठीक है। इसके पास एडहेसिव ऑर्गन होता है जिसको हम लोग हुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, बस ये पूरा का पूरा फोकस करते हैं अपनी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ याद रखेंगे, डाइजेशन नहीं है लेकिन रिप्रोडक्शन हाई पे ये फोकस करते हैं। जैसे ये हो गए आपके पैरासाइट, ये सब पैरासाइट का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमने एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, ये जो लीवर फ्लूक है, फ्लूक ये मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट अगर आपको ध्यान हो तो नाम बताइए, मोस्ट मैलिग्नेंट कौन सा है, कमेंट कीजिए। मोस्ट मैलिग्नेंट अगर आपको ध्यान हो, जो कि मलेरिया में हमने आपको पढ़ाया था, तो एक बार आप मुझे बताइए मलेरिया की सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होती है और ए सेक्सुअल वाली कहाँ पे होती है, आप लिख करके बताइए। चलो अब टाइप ऑफ पैरासाइट की अगर हम बात करें, जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं वो एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं वो हैं इंडो पैरासाइट। एक्टो में जैसे हमारे सर की जुएँ, टिक्स ऑन डॉग्स, ये सब हमारे, जबकि राउंड वर्म्स हमारी बॉडी के अंदर, टेप वर्म्स हमारे बॉडी, ह्यूमन लीवर फ्लूक हमारे बॉडी के अंदर होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ एग्जाम्पल में मेरे तरफ से इसको आप याद रखेंगे, कसकटा ऑन हेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इक्टो पैरासाइट। ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। क्या आपको पूछेगा क्या मॉस्क्यूटो आएगा क्या? नहीं, मॉस्क्यूटो खाना तो ले लेता है लेकिन रहता नहीं है, तो मॉस्क्यूटो आपका पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलो अब यहाँ से एक टॉपिक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म एक स्पेशल केस है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? आप जानते हैं कुक्कू जिसको कि हम लोग कोयल कहते हैं, और क्रो जिसको कि हम लोग कौवा कहते हैं, उसको सच में बुद्धि नहीं होता है। कोयल और कौवे का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या होता है इसमें? कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा मेहनत करता है, घोंसला बनाता है। कौवा अपना अंडा अपने घोंसला में देता है, लेकिन कुक्कू यानी कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में आके अपना अंडा दे देती है। अब कौवे का अंडा, कुक्कू का अंडा दोनों एक जैसा होता है एग्जैक्टली। तो अब कोयल चालाकी क्या करती है? उसको पता है कि क्रो को पता है 4 अंडा उसने दिया है तो 6 और आ गए या 2 और आ गए, तो क्रो पहचान जाएगा। वो पहचान ना पाए इसके लिए ये क्या करता है? कोयल क्रो के जितने एग्स कोयल देगी, जैसे कोयल ने 4 एग ले किए तो क्रो के 4 एग को नीचे गिरा देगी। अब पूरी लाइफ उसको हैच करेगी क्रो, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो कोयल निकलता है। तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम लोग नाम देते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। सिंपल सा याद रखना, कुक्कू एंड क्रो बिलोंग्स टू ब्रूड पैरासिटिज्म। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग में से भी बहुत ब्रूड पैरासिटिज्म को मानते हैं। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमेंसलिज्म। आप जानते हैं ये कैसा है? +0 यानी +0 टाइप इंटरेक्शंस को हम लोग नाम देते हैं कमेंसलिज्म। इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है ये नीट 2025 में आया हुआ था, नीट 2025 में एग्जाम्पल था। ईपी फाइट ऑन मैंगो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन। तो आंसर आपको याद रहेगा, ये वाला नीट 25 का सवाल था। ठीक है, दूसरा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन वेल। वेल जब चल रही है या इधर उधर घूम रही है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे जो मतलब कीड़े होते हैं उसको बार्निकल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे कैटल इगरेट एंड ग्रेजिंग कैटल। देखो जैसे आप गांव में अगर आपने देखा होगा कि जब खेतों की प्लोइंग हुआ करती थी पहले के ज़माने में बैल से, तो जब बैल आगे बढ़ता था ज़मीन के अंदर जो कीड़े होते थे वो बाहर आ जाते थे। उसको खाने के लिए इगरेट जो बगुला जिसको बर्ड टाइप का कहते हैं वो आकर के उसको खा जाते थे। क्या इससे बैल या कुछ काऊ को नुकसान था? नहीं। क्या फ़ायदा था? नहीं। लेकिन बगुले को खाना मिल गया। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग नाम देते हैं +0 इंटरेक्शंस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड क्लॉनफिश। सी एनिमोन जो कि आप जानते हैं निडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब निडेरिया फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। क्लॉनफिश, ठीक है, यहाँ पे क्लॉनफिश सी एनिमोन के बीच में रहता है। इससे रहने से सी एनिमोन को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्लॉनफिश को फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि इनके स्टिंगिंग टेंटिकल्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। आप जानते हैं म्यूचुअलिज्म में प्लस टाइप के इंटरेक्शंस को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज़ को फ़ायदा हो। अब आपके मन में आएगा सर दोनों ही स्पीसीज़ को फ़ायदा हो, वो म्यूचुअलिज्म यानी इसी का दूसरा नाम सिम्बायोसिस भी हम कह सकते हैं। तो सर दोनों को फ़ायदा है तो क्या डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जीना संग मरना संग, मतलब ये जब तक जीवेंगे साथ जीवेंगे, और इनमें जो फ़ायदा का लगभग प्रोपोर्शन होता है दोनों का लगभग बराबर का फ़ायदा होता है। तो जैसे एग्जांपल लाइकेंस हम जानते हैं, फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को लाइकेंस कहते हैं। माइकोराइजा हम जानते हैं हायर प्लांट और फंगी के एसोसिएशंस को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, डेट बिलोंग्स टू लाइकेन। ठीक है, फिर उसके बाद म्यूचुअलिज्म में जैसे फिग ट्री एंड वास्प रिलेशनशिप, ये भी असरसन रीजन करके इस साल सवाल आया था नीट 2025 में। तो नीट 25 में यहाँ से भी फिग एंड वास्प रिलेशनशिप आया था। फिग एंड वास्प रिलेशनशिप को आइए हम समझाते हैं। देखो ये है फिग का जो फ्रूट होता है, उसके फ्रूट में कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती है। ये जो फीमेल वास्प है इसको एग ले करना है, तो प्रोटेक्शन, ये सब प्रोटेक्टिव जगह खोजेगी और खाना पीना भी मिलता रहे ऐसा जगह खोजेगी। तो इसके लिए ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद इनको मिलता है फिग का फ्रूट।
जैसे ये फ्रूट में एंटर करेगी वहाँ पे इसको खाना भी मिल जाएगा और खाना के साथ साथ में वहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन उस फीमेल की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब जन्म ले लेते हैं तो वहाँ पे इनिशियली उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। न्यूट्रिशन मिलने के बाद अब वो जो ओपनिंग्स है वो इतनी साइज़ की ओपनिंग्स है, फीमेल अंदर आने के बाद मोटी हो गई है तो वो बाहर नहीं जा सकती, तो सिर्फ बच्चे बाहर चले जाएंगे। तो इसी दौरान क्या हुआ, फीमेल आएगी, पॉलिनेशन हो सकता है, बच्चे जाएंगे तो पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग फिग एंड वास्प रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि नीट 2025 में आया था। इसको एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेना, और कुछ भी दिक्कत है तो एक बार आराम से 2 मिनट रोक के रीड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हमारे पास में है म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, को भी हम कह सकते हैं, इसी में रखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑर्किड्स वाला एग्जांपल, यानी ये एक केस हम आपको बताते हैं ऑर्किड एंड बम्बल बी का। यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है। ऑर्किड कौन सा है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, जिस ऑर्किड का नाम है ओफायराज, OPHRYS, ओफायराज। एंड बम्बल बी रिलेशनशिप हम लोग इसको कहते हैं, बम्बल बी। देखो नाम में ही बम्बल है, एक गधा होता है, बैल होता है। इसमें होता क्या है, देखो ये जो ऑर्किड है ये क्या करती है, अपनी एक लीफ और पेटल्स को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेती है कि वो कलर मार्किंग्स में प्योरली मैच कर जाए फीमेल बम्बल बी से। अब ये मोटा बी आएगा, इसको लगता है इस लीफ को देख के कि ये फीमेल बम्बल बी है, तो यहाँ पे ये कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो कॉपुलेशन के दौरान क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको सेक्सुअल डिसीट का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल वर्ड का मतलब सेक्सुअल, डिसीट वर्ड का मतलब आप जानते हैं धोखा, यानी बम्बल बी के साथ क्या हुआ, सेक्सुअली धोखा दिया गया इसको। कैसे धोखा दिया गया कि मतलब इसने जो ऑर्किड है वो रिजेंबलिंग कर लेता है। तो सवाल आता है किस चीज़ का रिजेंबल नहीं करता, स्मेल बात करेंगे, स्मेल रिजेंबल नहीं करता, कलर मार्किंग पैटर्न सब रिजेंबल कर जाएगा, स्मेल नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल 2 पूछेगा, स्यूडो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल पूछ दे तो भी आपको आंसर क्या मानना है, बम्बल बी एंड ओफायराज। सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल बम्बल बी एंड ओफायराज। तो एकदम स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो सकता है कि नीट 25 में मान लो कि आपसे पूछ दिया कि मुझे ये वाला बता दो, जैसे इससे पहले फिग एंड वास्प वाला, तो हो सकता है इस साल आपसे ये पूछ दे सेक्सुअल डिसीट, स्यूडो कॉपुलेशन, दोनों ही आपके यहाँ पे दिया गया है। तो आपको एकदम याद रखना क्या पूछ सकता है, एक स्मेल रिजेंबल नहीं करता है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में है जो कि मेडिटेरेनियन ऑर्किड, सेक्सुअल डिसीट, स्यूडो कॉपुलेशन, कोई दिक्कत। और चलो यहाँ पे फीमेल बी किस किस चीज़ को मैच करता है, कलर पैटर्न को मैच कर जाएगा, कलर कॉमा पैटर्न एंड मार्किंग्स को भी मैच कर जाता है। क्या चीज़ मैच नहीं करता है, तो याद रखेंगे स्मेल मैच नहीं करता है। अब यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग जानते हैं अमेंसलिज्म को लेकर के। आइए हम बात करते हैं अमेंसलिज्म को लेकर के। तो यहाँ पे एक टॉपिक बस छोटा सा है, इसको हम लोग देखते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म किस टाइप का इंटरेक्शन है, नेगेटिव कॉमा जीरो। अब आपको याद रखना ऑल एंटीबायोटिक्स, हम आपको एकदम ट्रिक आसान से बता दे रहे, ऑल एंटीबायोटिक्स टाइप एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, कुछ भी ऐसा आपको दे दे वो सब के सब किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, दैट बिलोंग्स टू अमेंसलिज्म। जैसे सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, अब प्रोबेबली ठीक है। अमेंसलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है, नेगेटिव कॉमा जीरो इंटरेक्शन। दूसरा यानी एक को नुकसान और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे हम दवाई खाते हैं, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया मर जा रही है, वहाँ पे बैक्टीरिया की पूरी गायब हो जा रही है। हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं खेतों में, तो वहाँ से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पेस्ट गायब हो जा रहा है। एक को नुकसान, लेकिन दूसरे को जो वहाँ पे और हैं उसको कोई भी टाइप का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर प्रोबेबली पूरी तरह से एनसीईआरटी से समाप्त हुआ। अब हमारी आपसे पर्सनल सजेशन यही है कि बस आप एक बार क्या करेंगे, रीड कर लेना एनसीईआरटी को। नीट 2026 की अगर हम बात करें तो 26 में मेरा पर्सनल अनुमान है 5 क्वेश्चन के करीब आएंगे। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम गारंटी रूप से कह सकते हैं कंपटीशन से रहेगा, एक म्यूचुअलिज्म से रहेगा ही रहेगा, और एक रिमेनिंग्स किसी से भी आ जाए, ठीक है। और उधर आपको हो सकता है 1 दे दे या 2 दे दे एट्रीब्यूट्स या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से, ठीक है। तो एक बार क्विकली
देख लीजिए, हमने एनसीईआरटी पूरी कवर करा दी है। पीवाईक्यू एक बार कर लीजिए, किसी भी टाइप का आपको दिक्कत हो तो आप ऑब्वियस सी बात है क्लास में आके पूछ लीजिए। क्लास रहे ना रहे, आपकी क्लासेस बंद भी है तो भी आप डाउट में आकर के पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम तो एक बार, चलो ठीक है, एक लाइक सबके, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। आपका मंडे को टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रॉम द टीम।